नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं रूप सिंह चंदेल जी का लिखा हुआ उपन्यास सुखन साज। आज सुनेंगे भाग 5। प्रसिद्ध साहित्यकार कमलेश्वर जी गोष्ठी की अध्यक्षता करेंगे। ये झूठ बोलकर लालमणि जगलाल ने नीलिमा सिंह को गोष्ठी में आमंत्रित किया। झूठ से प्रभावित होकर नीलिमा सिंह ने आमंत्रण स्वीकार किया और ठीक समय से वसंत जी के घर गोष्ठी में शामिल होने के लिए पहुंच गईं। दो लेखिकाएं शालिनी और अंजला पहले से आ चुकी थीं। धीरे धीरे सदस्यगण आने शुरू हो गए। वसंत जी ने लालमणि से कहा कि वो अंदर कमरे में जाकर कमलेश्वर जी से फ़ोन पर आने के लिए कहे। अब सुनिए आगे की कहानी भाग 5 में। वसंता की पत्नी के घूंघट लेने से पहले लालमणि ने उसे देख लिया था। वो मध्यम कद, भरी देह यश की गोल चेहरे वाली गोरी सुंदर युवती थी। वो इतना ही देख पाया था। ये संपादक लोग एक ही हरामी होते हैं। एक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक के बारे में तो यहाँ तक कहा जाता है कि उसके यहाँ नौकरी करने की शर्त ही समर्पण है। वो अपने चैम्बर में ही रास रंग करता है, मेज को ही बेड बना देता है। और दिल्ली के एक मासिक पत्रिका के संपादक जब तब लखनऊ की यात्रा करते रहते हैं और पत्रिका के हर दूसरे अंक में उस लेखिका की कहानी छापते रहते हैं। ये सब सोचते हुए उसे नीलिमा की याद हो आई, जिसने उस पर जादू सा कर रखा था और कमलेश्वर के बहाने घेर कर वो उसे गोष्ठी में बुलाने में समर्थ रहा था। साहब कुछ चाहिए? बसंता ने पूछा। टेलीफोन कहाँ है? टेलीफोन ड्राइंग रूम में रहता था, लेकिन उस दिन पूर्व निर्धारित योजना के तहत वसंत ने उसे किचन के साथ के कमरे में शिफ्ट कर दिया था। कमलेश्वर जी को आना नहीं है, लेकिन गोष्ठी में आए लोगों को ये मालूम नहीं होना चाहिए कि उन्होंने आपको पहले ही मना कर दिया था। फिर भी उनका नाम अध्यक्षता के लिए छापा, इसलिए फ़ोन को किचन के साथ वाले कमरे में शिफ्ट कर दूंगा। आप केवल फ़ोन करने का नाटक करके लौट आइएगा। और नाटक करने के लिए लालमणि बसंता से फ़ोन के बारे में पूछ रहा था। साहब वो छोटी सी मेज पर रखा है। इशारा करते हुए बसंता कुछ कदम फ़ोन की ओर बढ़ा। ठीक है, लालमणि ने कहा और फ़ोन उठाकर केवल नंबर डायल करने का नाटक किया। कुछ देर रिसीवर कान से लगाए रखा और उसे रखकर ड्राइंग रूम में लौटकर चेहरे पर उदासी का भाव लाते हुए कहा, कमलेश्वर जी के यहाँ फ़ोन की घंटी बज रही है। शायद वो यहाँ के लिए निकले हुए हैं, लेकिन 1 घंटा हो चुका, अभी तक आए नहीं। वो अक्सर गायत्री जी के साथ जाते हैं, इसलिए। वसंत बोले, देर से निकले हो सकते हैं, हमें पहले ही फ़ोन करके उन्हें याद दिलाना चाहिए था। फिर कुछ सोचते हुए बोले, भूलने वाले व्यक्ति वो नहीं हैं, अवश्य आ रहे होंगे। लेकिन हमें बहुत देर हो जाएगी वसंत जी, सरस बोले। गोष्ठी प्रारंभ कर देते हैं। कमलेश्वर जी जब आ जाएंगे, नीलिमा जी का कहानी पाठ तब होगा। पहले सभी का परिचय करवा दें। सरस जी पहली बार यहाँ आए हैं और भी चेहरे मैं पहली बार देख रहा हूँ, इसलिए। गजाधर ने कहा, तब तक हो सकता है कमलेश्वर जी आ ही जाएं। वो फिर एक क्षण के लिए रुके। वैसे उम्मीद कम ही है, वो समय के बहुत पाबंद हैं। अवश्य भूल गए होंगे या किसी आवश्यक काम में फंस गए होंगे, लेकिन उन्हें फ़ोन करके आपको सूचित कर देना चाहिए था। बिना मतलब हमने 1 घंटा खराब किया। अब तक गोष्ठी समाप्त होने वाली होती और हम गला तर कर रहे होते। वसंत ने गजाधर की ओर देखा और सभी को नीलिमा का परिचय देते हुए कहा, युवा कथाकारों में एक चर्चित नाम। हमारा सौभाग्य कि वो आज हमारे बीच कहानी पाठ करेंगी। इनकी पहली कहानी कमलेश्वर जी ने सारिका में प्रकाशित की थी, इसीलिए हमने उन्हें अध्यक्षता के लिए निवेदन किया था। खैर, वो एक क्षण के लिए रुके। शेष सभी एक दूसरे से परिचित हैं। सरस जी भी पहली बार आए हैं और विनीत जी भी। मैं सरस जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना और विनीत जी का परिचय दें। नीलिमा के कहानी पाठ के बाद गोष्ठी समाप्त हुई। सभी ने नीलिमा की कहानी की प्रशंसा की, लेकिन शालिनी और अंजला चुप रहीं। आप दोनों की क्या प्रतिक्रिया है शालिनी जी और अंजला जी, नीलिमा जी की कहानी के बारे में? आप सबकी प्रशंसा में हमारा स्वर भी शामिल समझें, शालिनी ने कहा और अंजला की ओर देखते हुए कहा, चलना चाहिए अंजला, और उठ खड़ी हुई। तभी कोल्ड ड्रिंक, बिस्कुट और नमकीन की ट्रे थामे बसंता ने वहाँ प्रवेश किया। कुछ देर रुके शालिनी जी आप दोनों, लालमणि ने कहा तो दोनों बैठ गईं। गाजियाबाद से हम कोक पीने के लिए आए थे वसंत जी, सरस ने कहा। वसंत चुप रहे। आपके पास तो अंग्रेजी होगी, सुना आपने अपने बंगले में बार बनवा रखा है।
सरस ही थे। सरस जी, आप बेसिर पैर की बातें कैसे कर रहे हैं? वसंत ने भौएं चढ़ाए हुए कहा। इतनी दूर किराया खर्च करके ये पीने तो नहीं आया मैं। घर में नहीं है तो किसी को भेज कर मंगवाएं। सरस जी, मैं जानता हूँ कि आपको फ्री की मिले तो आप गाजियाबाद से दिल्ली क्यों हिसार चले जाएंगे। सुना कि एक बार आप गए भी थे। आने जाने में पैसा खर्च होते हैं जनाब। कविताएं तो मैं गाजियाबाद में भी सुना लेता हूँ, लेकिन इतनी दूर जाऊँ और गला भी तरना हो। नीलिमा जी, आप कुछ ले नहीं रही? लालमणि बोला। और शालिनी जी और अंजला जी, आप भी लें। उसने कोल्ड ड्रिंक की बोतल नीलिमा की ओर बढ़ाया। नीलिमा ने लेने से इनकार करते हुए केवल इतना ही कहा, थैंक्स। आपके लिए चाय बनवा दूं? वसंत ने पूछा। नहीं सर, मैं चलना चाहूँगी। आप कहाँ रहती हैं? वसंत ने ही पूछ लिया और घड़ी देखा, 8:30 बज रहे थे। सफदरजंग एन्क्लेव, नीलिमा के मुंह से निकल गया। बाद में उसे सोचा कि उसे नहीं बताना चाहिए था, लेकिन कब तक छुपा कर रखूंगी अपना पता? साहित्य की दुनिया में हूँ तो छुपाना क्यों? मैं RK पुरम सेक्टर 12 में रहता हूँ, उधर से ही जाना है, आपको छोड़ दूंगा, लालमणि ने कहा। मैं ऑटो लेकर चली जाऊंगी, आप परेशान ना हो। नीलिमा जी, लालमणि जी को उसी ओर जाना है, छोड़ देंगे, वसंत ने कहा तो नीलिमा चुप रही। उतने लोगों के सामने जिद करना उसे उचित नहीं लगा। लालमणि के साथ जब नीलिमा उसकी कार में निकली तब 9 बज चुके थे। वसंत के यहाँ सरस और विनीत तब भी रुके हुए थे। नीलिमा के मित्रों की सूची स्कूल समय से ही बहुत छोटी थी। प्रफुल्ल कुमार, निरुपमा उसके स्कूल के सहपाठी थे और कॉलेज में भी साथ थे। वंदना कॉलेज में निरुपमा की मित्र थी और निरुपमा के कारण नीलिमा से भी उसकी मित्रता हो गई थी। प्रफुल्ल के पत्रकारिता में आकर मुंबई चले जाने के बाद उससे संबंध नहीं रहे थे, जबकि वंदना और निरुपमा से कॉलेज के बाद भी बने रहे। वंदना ने BA करने के बाद B.Ed किया, लेकिन घर वालों के दबाव में उसके बाद उसे विवाह करना पड़ा और विवाह के बाद वो चंडीगढ़ चली गई थी। निरुपमा और नीलिमा पोस्ट ग्रेजुएशन में साथ थीं। जब पिता और अपने प्राध्यापक के समझाने के बाद नीलिमा ने सहायक पद के लिए UPSC का फॉर्म भरा, निरुपमा ने इनकार कर दिया था। उसने प्राध्यापक बनने का सपना पाल लिया था और वो उसके लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थी। नीलिमा ने जब सहायक पद पर नौकरी ज्वाइन की, निरुपमा ने तब MPhil करके PhD में रजिस्ट्रेशन करवा लिया था। नीलिमा ने IAS की परीक्षा दी लेकिन असफल रही। उसने 2 बार और परीक्षा दी लेकिन सफल नहीं रही। निरुपमा कौशिक के साथ वो लगातार संपर्क में बनी रही। 2-4 महीने में दोनों मिलते, कभी कनॉट प्लेस के किसी रेस्टोरेंट में तो कभी एक दूसरे के घर। एक दूसरे के घर जाती तो दिन भर साथ रहती। लालमणि जगलाल ने उसे मलिक निवास के बाहर छोड़ा। नीलिमा ने उसे धन्यवाद कहा, जबकि लालमणि ये अपेक्षा कर रहा था कि नीलिमा उसे घर आने के लिए कहेगी। नीलिमा पीछे की सीट पर बैठी हुई थी। पीछे से ही वो उसे अपने घर के रास्ते के बारे में बताती रही थी। दाएं मुड़ना है या बाएं, इस सड़क पर चलना है या उस पर। उसके घर के सामने जब लालमणि ने गाड़ी रोकी, नीचे उतरते समय नीलिमा ने उसे केवल धन्यवाद कहा। लालमणि ने गाड़ी बंद कर रखी थी, लेकिन उसकी हेडलाइट जलती छोड़ दी थी, जिससे मकान नंबर पढ़ सके। हालांकि नीलिमा के मकान के साथ ही स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी, जिससे मलिक निवास के नीचे लिखा मकान नंबर स्पष्ट दिखाई दे रहा था। लेकिन जब नीलिमा ने धन्यवाद देकर दरवाज़ा बंद कर दिया और घर की ओर मुड़ गई, लालमणि ने गाड़ी स्टार्ट करने का नाटक किया। प्रदर्शित करता रहा कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। वो देखना चाहता था कि घर की घंटी बजाने पर दरवाज़ा कौन खोलेगा। उसे ये जानकारी नहीं थी कि नीलिमा के पिता नहीं थे। नीलिमा के घंटी बजाने के 2 मिनट बाद ही माँ ने दरवाज़ा खोला। लालमणि ने गाड़ी स्टार्ट कर ली थी। निर्मला सिंह के दरवाज़ा खोलने, नीलिमा के घर में प्रवेश करने, उसके दरवाज़ा बंद करने के बाद लालमणि ने गाड़ी आगे बढ़ा दी थी। इतनी देर कर दी नीलम तुमने? मेरी जान हलक में अटकी हुई थी। तुमने फ़ोन भी नहीं किया, ऐसी भी क्या गोष्ठ थी? अम्मा। नीलिमा ने गांव में बचपन में माँ को अम्मा कहना प्रारंभ किया था। दिल्ली आने के बाद भी वो उसे अम्मा ही कहती रही। अम्मा में वो एक मिठास और माँ के प्रति आदर, आत्मीयता अनुभव करती। भले ही उसने मदर्स स्कूल से शिक्षा पाई थी और अंग्रेजी में MA किया था, लेकिन पिता ने उसे भारतीय संस्कृति में पाला था। संपत सिंह के गांव से दिल्ली आने से पहले लगभग प्रतिवर्ष जनार्दन परिवार को लेकर गांव जाते रहे थे। उन्हें आमों का शौक था और दिल्ली में आए दशहरी आमों के बजाय वो अपने बाग के आमों का स्वाद लेना पसंद करते। अम्मा,
जिनके यहाँ गोष्ठी थी उनका फ़ोन उस कमरे में नहीं था जिसमें गोष्ठी हो रही थी, वरना आपको फ़ोन कर देती। अफसर होकर भी तुम आज भी संकोची हो नीलिमा, ड्राइंग रूम में प्रवेश करते हुए निर्मला सिंह ने कहा। दिल्ली में आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। अखबार में हर दिन सड़क दुर्घटना की खबरें छपती रहती थीं और भी बहुत सी बातें। मैं जानती हूँ, लेकिन कोई पहली बार देर से घर नहीं आई। कई बार ऑफिस से आने में मुझे देर होती है। तब तुम फ़ोन करके मुझे बता देती हो ना। तुमने कहा था कि 5 बजे से गोष्ठी होनी है, 1 या 1.5 घंटे में समाप्त हो जाएगी। अपनी कहानी पढ़ने के बाद तुम वहाँ से निकल लोगी। जब 8 बज गए मेरी चिंता बढ़ने लगी। मैं तब से फ़ोन के पास बैठी हुई थी। 2 बार फ़ोन आया, हर बार लगा कि वो तुम्हारा है, लेकिन किसके फ़ोन थे? कंधे पर लटका पर्स सोफे पर रखते हुए नीलिमा ने पूछा। निरुपमा का था। अरे वाह, नीलिमा फ़ोन की ओर लपकी। मैं भोजन लगाने जा रही हूँ, भोजन करके फ़ोन करना या सुबह, कोई आफत नहीं आ रही। निरुपमा ने कुछ कहा था? बस यही कि आते ही तुम उसे फ़ोन कर लेना। अम्मा, पहले मैं उसे फ़ोन कर लेती हूँ, पता नहीं क्या कहना चाहती थी। बेटा, मुझे भूख लग रही है, खाना भी ठंडा हो रहा है, भोजन के बाद करना। निरुपमा को कुछ खास कहना होगा तो वो कर ही लेगी, कुछ खास होता तो मुझे बता देती। अम्मा, उसके पिता की तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब है। पिछले दिनों वो सेंट स्टीफेंस अस्पताल में रहकर आए हैं। उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। तुम मिलने गई थी? किचन की ओर जाते हुए निर्मला सिंह ने कहा था। गई थी, फिर भी 10 मिनट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता नीलम। अम्मा, हो सकता है निरुपमा को किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो। नीलिमा ने कहा। तुम जब तक भोजन लगाओगी मैं उसे फ़ोन कर लूँगी। हाथ मुँह नहीं धोना? धोए बिना नहीं खाऊंगी। निर्मला सिंह कुछ नहीं बोली। नीलिमा ने निरुपमा को फ़ोन मिलाया। देर तक घंटी बजने के बाद उधर से निरुपमा की आवाज़ सुनाई दी। कहो कथाकार, इतनी देर तक गोष्ठियों में बिताया जा रहा है, लगता है साहित्यकारों की संगत भाग गई है। अरे नहीं यार, बस यूं ही। 2 महीने से पीछे पड़े हुए थे, सोचा कब तक बचूंगी, चली गई। बोल, किस लिए फ़ोन किया था? अगले संडे तू घर में रहेगी या ऑफिस जाना होगा? तेरा बस चले तो तू मुझे 30 दिन दफ्तर भेजती रहे। फिर एक सेकंड रुक कर बोली, पहले ये तो बता कि अंकल की तबीयत कैसी है? बहुत बेहतर है, ईश्वर को धन्यवाद, नीलिमा बोली। बोल, किस लिए फ़ोन किया था? अगले संडे आऊँगी। वाह यार, मिले हुए 6 महीने से अधिक हो चुके। मैं भी ऑफिस में इतना उलझी कि बस तू आएगी सुनकर मज़ा आ गया। जिस समय नीलिमा ने यह कहा, निर्मला सिंह ने डाइनिंग मेज पर खाना रखते हुए कहा, नीलम, हाथ मुंह धोआओ, 10 बजने को हैं। निरुपम डियर, डिनर के बाद ढेर सारी बातें करेंगे। अम्मा खाने के लिए इंतज़ार कर रही हैं। भोजन करते समय निर्मला सिंह ने पूछा, तुम्हें छोड़ने कौन आया था? ऑफिस का ड्राइवर था? अम्मा, मैं ऑफिस नहीं गई थी, किसी के घर गोष्ठी में कहानी पढ़ने गई थी, और अभी इतनी बड़ी अफसर नहीं बनी कि ऑफिस की गाड़ी मुझे छोड़ने आती। पहले आई ना 1-2 बार? बस 2 बार, तब बहुत रात हो गई थी, 12 बजने को थे, इसलिए। माँ की आशंका बढ़ गई, रोक नहीं सकी। फिर ये कौन था? ये भी साहित्यकार हैं, कविताएं लिखते हैं। इन्होंने ही मुझे गोष्ठी के लिए कहा था। गाड़ी में बैठे थे, देखा नहीं? क्या नाम है? लाल मणि जगलाल। ये क्या नाम हुआ? उनके माँ बाप को यही अच्छा लगा होगा। कितनी उम्र है? अम्मा, ये सब क्यों पूछ रही हो? बस यूं ही। मैंने पूछा नहीं, मन ही मन हंसी नीलिमा। फिर भी कुछ अंदाजा तो होगा ही। होंगे कोई 40 के आसपास। कुछ देर तक सोचती नहीं निर्मला सिंह, फिर बोली, अपनी बिरादरी के हैं? अम्मा, मैं जानती थी कि आपका अगला प्रश्न यही होने वाला है। निर्मला सिंह गंभीर बनी रही कुछ देर तक, फिर बोली, बेटा, मेरी चिंता अस्वाभाविक है? नहीं, लेकिन मुझे लेकर आजकल आप अधिक ही चिंतित रहने लगी हैं। क्योंकि तुम्हारे पिताजी के बाद मैं ही तुम्हारी माँ और पिता हूँ। मैं नहीं चिंता करूँगी तो कौन करेगा? मेरे मायके में कोई नहीं, और तुम्हारे कोई ताऊ चाचा नहीं। होते तो भी कोई किसी के लिए नहीं सोचता आजकल। सभी को अपनी चिंता रहती है। समय बहुत बदल गया है। अम्मा, इनसे परिचय हुए अधिक दिन नहीं हुए, मुश्किल से 2-2.5 महीने। इतना ही जानती हूँ कि ये दूरदर्शन में नौकरी करते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं और कौन है, बिल्कुल नहीं जानती। फिर बोली, कविताएं लिखते हैं तो भले व्यक्ति होंगे। नीलिमा ठठाकर हंसी। अम्मा, सभी सुमित्रा नंदन पंत नहीं होते। साहित्य की दुनिया में एक से एक घाघ हैं।
फिर भी बेटा, दुनिया में भले लोग तो हैं ही। जब तक किसी के बारे में न जाना जाए तब तक हम उसे भला ही कहेंगे। अम्मा, भला दिखने वाला हर व्यक्ति भला नहीं होता। लोगों के कई चेहरे होते हैं। फिर भी बेटा, ये दुनिया भले लोगों से ही चल रही है। नीलिमा माँ के भोलेपन पर मन ही मन मुस्कुराई और अपना अंतिम ग्रास समाप्त कर बर्तन उठाकर किचन में वॉश बेसिन में रखने के लिए उठ गई। निर्मला सिंह पहले ही भोजन समाप्त कर चुकी थी, इसलिए उनके बर्तन भी उसने उठा लिए थे। निरुपमा 11 बजे नीलिमा के घर आई। उस समय माली लॉन में काम कर रहा था। घंटी बजाने पर उसने दरवाज़ा खोला। निरुपमा अपनी गाड़ी से आई थी। माली उसे पहचानता था। उसके पिता का कमला नगर में कपड़ों का शोरूम था। उनके पास एम्बेसडर और फिएट थी। कुछ दिन पहले ही निरुपमा ने फिएट चलाना सीखा था। वो उसी से आई थी। गाड़ी से उतरकर जब वो उससे थैले निकालकर दाएं हाथ में पकड़ रही थी, माली आगे बढ़ाया और हाथ बढ़ाते हुए बोला, मैडम, थैले मुझे दे दीजिए, मैं पहुंचा दूंगा। निरुपमा ने थैले उसे पकड़ा दिए। जिस समय निरुपमा ने घंटी बजाई थी, उस समय नीलिमा स्नान कर रही थी और उसकी माँ किचन में सब्जी काट रही थी। निरुपमा ने थैले लिविंग रूम में सोफा मेज पर रखवाए, किचन में खटर पटर सुनकर उधर गई। निर्मला सिंह डाइनिंग रूम की ओर पीठ किए सब्जी काटने में व्यस्त थीं। नीलिमा के ऑफिस जाने वाले दिनों में वो उसके लिए सुबह नाश्ता और दिन के लिए लंच बना देती थी। नीलिमा सब्जी काट छौंक देती थी और माँ चपाती सेक देती। वो अपने लिए नाश्ता बनाती, अपने लंच के लिए चपाती नहीं बनाती थी। दोपहर 1 बजे अपने लिए चपाती बनाती थी। नीलिमा के छुट्टी वाले दिनों में वही सब कुछ करती थी। मेड 10 बजे आती थी। जब निरुपमा आई, मेड कुछ मिनट पहले ही काम करके जा चुकी थी। निरुपमा दबे पांव किचन में गई और पीछे से निर्मला सिंह को दोनों हाथों से बांध लिया। पहले भी 1-2 बार वो वैसा कर चुकी थी। निर्मला सिंह समझ गई कि वो निरुपमा है। तुम आ गई नीरू, पलटते हुए बोली। उनके पलटते ही निरुपमा ने उनके गाल में प्यार किया। उन्होंने भी उसे प्यार किया। नीलिमा निरुपमा को नीरू पुकारती थी। निर्मला सिंह भी उसे नीरू पुकारने लगी थी। उसे घर में भी नीरू ही पुकारा जाता था। बैठो, नीलम स्नान कर रही है, और सब्जी काटना छोड़कर उसे लेकर लिविंग रूम की ओर चल दी। बहुत दिनों बाद अम्मा की याद आई। निर्मला सिंह लिविंग रूम की ओर बढ़ती हुई बोली। थीसिस में व्यस्त थी। बड़ा काम खत्म हुआ, अब तुम जल्दी डॉक्टर बन जाओगी। आपका आशीर्वाद बना रहे अम्मा। वो जिंदगी भर रहेगा बेटा। तुमने मेहनत की है तो भगवान उसका फल देगा ही। ईश्वर अवश्य उसकी मदद करता है जो स्वयं अपनी मदद करते हैं, यानी काम करते हैं। हाथ पर हाथ रखे कुछ नहीं होता। लिविंग रूम में प्रवेश करते हुए वो बोली। नीलिमा बाथरूम से निकल आई थी। उसने माँ की अंतिम बात सुन ली। किसे शिक्षा दे रही हो अम्मा? ये जानते हुए कि वो निरुपमा को कह रही थी। निर्मला सिंह चुप रहीं। नीलिमा बालों पर तौलिया फटकारते हुए लिविंग रूम में आई। उसकी आवाज़ सुनकर निरुपमा सोफे से उठ खड़ी हुई और नीलिमा से लिपट गई। दोनों ने एक दूसरे के गालों पर प्यार की बौछार कर दी। देर तक एक दूसरे से चिपकी रहीं। निर्मला सिंह वो दृश्य देखकर मन ही मन मुस्कुराती रहीं और सोचती रहीं, कितना प्रेम है दोनों में। उन्हें अपने बचपन की सहेली कंगना की याद हुआ आई, जो उनके पड़ोस में रहती थी। उनकी माँ कहा करती कि उनके 2 बेटियां हैं। वो कंगना को बेटी की तरह मानती थी। दोनों ने 8वीं तक की पढ़ाई साथ की थी। वो बहुत ही गांव की थी, जो कानपुर के निकट है। गांव में स्कूल था। परीक्षा के दिनों में कंगना उनके घर आकर पढ़ती और रात देर तक पढ़ने पर उनके यहाँ ही भोजन करती। कंगना के पिता या माँ अपने दरवाजे से उसे भोजन करके जाने के लिए आवाज़ देते। तब निर्मला सिंह कह देती, चाचा, कंगना मेरे साथ भोजन करेगी और यहीं सो जाएगी। हम आज देर रात तक पढ़ेंगे, परसों पेपर है। और कंगना के माँ पिता निश्चिंत हो जाते। वो अलग ही समय था। लोगों में दुष्टता ने प्रवेश नहीं किया था। लोग एक दूसरे के बच्चों को अपने बच्चे की तरह मानते और प्यार करते थे। कंगना का विवाह निर्मला सिंह से 2 साल पहले हो गया। शादी के बाद उनकी मुलाकात तभी होती जब 6-8 महीने में कंगना मायके आती। उसका विवाह आगरा के किसी गांव में हुआ था। लेकिन उनके विवाह के बाद कंगना से उनकी एक बार मुलाकात हुई। यह संयोग था कि वो गांव गई थी और उन्हीं दिनों कंगना भी गांव आई थी। तब तक नीलिमा का जन्म नहीं हुआ था, लेकिन कंगना की एक बेटी थी। उसके बाद उसके समाचार उनके गांव जाने पर उसके माँ पिता से उन्हें मिल जाते और उसके गांव आने पर उनके माँ पिता से उनके। नीलिमा के जन्म के बाद उनका मायका जाना कम हुआ और दिल्ली आने के बाद वो अपने माँ पिता की मृत्यु के समय गईं।
माँ और पिता की मृत्यु के कुछ दिनों बाद भाई भी नहीं रहे थे। भाई के संतान नहीं थी। भाभी खेत बेचकर मायके चली गई थी। वो कंगना की यादों में खोई हुई थी कि उन्हें नीलिमा की आवाज़ सुनाई दी। अम्मा कहाँ खो गई? सोफे पर बैठते हुए उसने पूछा। नीलिमा सिंह मुस्कुराई और उठते हुए बोली, नीरू चाय बनाऊं या कोल्ड ड्रिंक लोगी? अम्मा चाय। फिर एक क्षण रुक कर बोली, अम्मा आप बैठो, हम दोनों बना लेंगे। तुम दोनों बहुत दिनों बाद मिली हो, जब तक चाय बनेगी मैं छूटी सब्जी काट लूँगी। एक पंथ दो काज। उठती हुई निर्मला सिंह बोली और दोनों को बातों में डूबा छोड़ किचन की ओर चली गई। तू इतने सारे पैकेट किस लिए लाई है? यहाँ दुकान सजाना है? निरुपमा मुस्कुराई। नीलम, तुझे आज एक सरप्राइज़ देना था और उसके लिए मुझे खाली हाथ नहीं आना था। फिर उसने मिठाई का डिब्बा थैले से निकाला, उसे खोलकर बर्फ़ी का टुकड़ा नीलिमा से लेने का आग्रह करते हुए कहा, ले मुंह मीठा कर, फिर सुनाऊंगी। सुना यार, वरना मेरा दम घुट जाएगा। तूने कुछ दिन पहले ही थीसिस जमा की थी, इतनी जल्दी पीएचडी की डिग्री मिल गई या प्राध्यापकी? नीलिमा बर्फ़ी का एक टुकड़ा उठाते हुए बोली, मैंने मिरिंडा हाउस परसों ज्वाइन कर लिया है। नीलिमा ने उसकी पीठ पर धौल जमाते हुए कहा, दुष्ट, उसी दिन रात फ़ोन करके मुझे नहीं बताना चाहिए था, मैं आती तेरे घर मिठाई लेकर। बताने का जो आनंद मिलकर होता है फ़ोन पर नहीं होता डियर। फ़ोन पर तू मेरे धौल नहीं मार सकती थी ना। चल ये खबर अम्मा को दे। नीलिमा मिठाई के डिब्बा लेकर उठ खड़ी हुई। निरुपमा उसके साथ किचन में गई। निर्मला सिंह चाय चढ़ा चुकी थी। नमकीन और बिस्कुट चीनी मिट्टी की कटोरियों में रख रही थीं। स्लैब पर एक ट्रे रखी हुई थी, उसके साथ 3 कप और छन्नी। दोनों लड़कियों के आने की आहट उन्हें मिली। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। नीलिमा के हाथ में मिठाई का डिब्बा देख समझ गईं कि कोई खास बात है। अम्मा, नीलिमा बोली, नीरू मिरांडा हाउस में प्रोफेसर बन गई है। शुक्रवार को इसने वहाँ ज्वाइन कर लिया है। आप भी मुंह मीठा करो। अम्मा जी, मुंह मीठा करके आशीर्वाद दें कि मैं सच में प्रोफेसर बन जाऊँ। अभी तो लेक्चरर ही बनी हूँ। बेटा, मेरा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। आज लेक्चरर बनी हो तो कल प्रोफेसर भी बनोगी ही। बर्फ़ी का टुकड़ा उठाते हुए निर्मला सिंह बोली, तुम दोनों चलकर बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। चाय पीते हुए निर्मला सिंह बोली, नीरू, तुम्हारी मनचाही इच्छा पूरी हो चुकी। तुम प्राध्यापक बनना चाहती थी, बन गई। पीएचडी करना चाहती थी, थीसिस जमा कर दिया है, डिग्री भी मिल ही जाएगी। निरुपमा ने निर्मला सिंह को बीच में ही टोका। अम्मा जी, कुछ कहा नहीं जा सकता। थीसिस की एक प्रति लंदन के किसी प्रोफेसर को भेजी गई है, शायद ऑक्सफोर्ड के किसी प्रोफेसर को। मेरे शोध निर्देशक ने मुझे बताया। जिन्हें भेजी गई है वो हैं भारतीय, लेकिन सुना कि नक चढ़े हैं। उन्होंने किसी बात के लिए अड़ंगा न लगाया, तब तो 1 साल के अंदर डिग्री मिल ही जाएगी। तुम काबिल हो बेटा, ईश्वर सब सही करेगा, निर्मला सिंह बोली। कुछ देर की चुप्पी के बाद वही बोली, नीरू, अब तुम शादी कर डालो। भगवान ने तुम्हारी मुराद पूरी कर दी है। शादी करके माता पिता को राहत दो। एक क्षण रुक कर वो फिर बोली, और अपनी सहेली को भी शादी के लिए कहो। मैं तो कह कर थक चुकी हूँ। ये सुनती ही नहीं है, इसे समझाओ बेटा। निर्मला सिंह के स्वर में कुछ भीगापन था। कुछ देर के लिए चुप्पी छाई रही वहाँ। कुछ देर बाद निरुपमा बोली, अम्मा जी, इस बारे में मैंने कुछ नहीं सोचा। पीएचडी की डिग्री के बाद सोचूंगी। बेटा, हर चीज़ की एक उम्र होती है। तुम दोनों 30 की हो चुकी हो। सच ये है कि 25 साल तक लड़कियों के विवाह हो जाने चाहिए, बल्कि 20-21 तक ही। लड़कों की 25 या उसके कुछ बाद। हमारे समय में 15 के बाद माँ बाप लड़कियों की शादी के लिए परेशान होने लगते थे, लेकिन आजकल जिसे देखो वो अपने करियर की बात करके शादी से भागता दिख रहा है, चाहे लड़के हों या लड़कियाँ। बेटा, 30 के बाद शादी के अपने खतरे हैं। अम्मा, विदेशों में लोग ऐसा नहीं सोचते। विदेशों से तुम्हारा मतलब अमेरिका और इंग्लैंड से है? नहीं सोचते होंगे, लेकिन विज्ञान भी यह कहता है कि बड़ी उम्र में विवाह करने से पैदा होने वाले बच्चों पर असर पड़ता है। अम्मा जी, विश्वविद्यालय में कई प्रोफेसर हैं जो 45-50 की उम्र में बाप बन रहे हैं, निरुपमा बोली। लेकिन तत्काल उसने निर्मला सिंह के चेहरे पर आई उदासी को भांपा और बोली, अम्मा जी, आप चिंता ना करो, मैं भी शादी करूंगी और आपकी ये छोरी भी करेगी। हाँ बेटा, निर्मला सिंह के स्वर में अभी भी भीगापन था। तुम दोनों की शादी देखने की तमन्ना है। अम्मा, हम दोनों के लिए लंच ना बनाइएगा, विषय परिवर्तन करती हुई नीलिमा बोली। नीरू ने गाड़ी चलाना सीखा है, हम दोनों साउथ एक्सटेंशन जाएंगे, इससे दावत लेनी है। एक क्षण रुक कर वो बोली, अम्मा आप भी साथ चलें। नहीं, तुम दोनों जाओ, मैं तो नीरू की सगाई की पार्टी लूँगी, तब वो जहाँ ले जाएगी जाऊँगी।
फिर मेज पर रखे 2 पैकेटों की ओर देखने लगी। निरुपमा ने उनकी नज़रों का पीछा किया और बोली, अम्मा जी, इनमें मेरी ओर से आप दोनों के लिए गिफ्ट है। आपके लिए साड़ी और नीलिमा के लिए सूट। अरे बेटा, कप प्लेट ट्रे में रखते हुए निर्मला सिंह बोली। अम्मा आप परेशान ना हो, माँ से कप लेती हुई नीलिमा बोली और कप प्लेट और पानी के गिलास ट्रे में रखकर किचन में रखाई। लौट कर निरुपमा से बोली, नीरू तू 10 मिनट अम्मा के साथ बातें कर, मैं तैयार होकर आती हूँ। ठीक है। घड़ी देखते हुए निरुपमा बोली। 12:30 बज रहे थे। नीलिमा के जाने के बाद निर्मला सिंह बहुत ही धीमे स्वर में निरुपमा से बोली, बेटा तुम अपनी सहेली को समझाओ। निरुपमा समझते हुए भी अनजान बनकर बोली, अम्मा जी किस बारे में? तुम दोनों की उम्र शादी लायक हो चुकी है, बल्कि कब की हो चुकी है। तुम अब प्रोफेसर बन गई हो और नीलम भी अच्छे पद पर है। अब तुम दोनों को शादी कर लेना चाहिए। एक क्षण रुककर उन्होंने नीलिमा के कमरे की ओर देखा और बोली, मेरे समझाने का कोई असर ही नहीं। कई लोग अपने आप रिश्ते लेकर आए, लेकिन नीलम ने मना कर दिया। जिंदगी में कोई सहारा तो चाहिए ही। हम सक्षम स्थिति में हैं अम्मा जी। अब हम दूसरों के लिए सहारा बनने योग्य हैं। मैं उस सहारे की बात नहीं कर रही। तुम सोचो बेटा, आज अगर नीलम ना होती तब इसके पिता के जाने के बाद मेरा कौन होता? लोग इसीलिए परिवार बनाते हैं। अम्मा जी मान लो बच्चे नालायक निकल जाएं या अच्छा पढ़ लिख कर विदेश जा बैठें और माँ पिता की चिंता छोड़ दें, तब होने को तो बहुत कुछ हो सकता है बेटा, लेकिन शादी से पहले ये सब सोचने का कोई मतलब नहीं। आदमी अच्छा सोचकर ही परिवार बनाता है। बच्चे साथ छोड़ देते हैं या बच्चे पैदा ही नहीं होते, तब कम से कम पति पत्नी एक दूसरे के सुख दुख का ख्याल रखने के लिए तो होंगे ही ना। अम्मा जी, दोनों एक साथ तो जाएंगे नहीं। एक के जाने के बाद दूसरे का क्या होगा? उस स्थिति से ये स्थिति कहीं बेहतर है। दुनिया को ही हम परिवार मानकर चलें। हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम की बात कही गई है। अनाथ बच्चों के लिए जीवन समर्पित कर देना चाहिए। बहुत से लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं। अनाथ बच्चे उनका परिवार होते हैं। एक दो के बजाय सैकड़ों का जीवन सुधारना कहीं ज़्यादा बेहतर है अम्मा जी। बेटा तुम्हारी फिलॉसफी मेरी समझ में नहीं आ रही। मैंने जैसी ज़िंदगी जी वैसी ही तुम दोनों के लिए चाहती हूँ। एक बात और अम्मा जी, मान लो पति पत्नी में शादी के कुछ समय बाद नहीं पटती और वे अलग हो जाते हैं, तब? बेटा होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मनुष्य को सदैव सकारात्मक बातें सोचना चाहिए। विवेकानंद जी ने भी यही कहा और हमारे मनीषियों ने भी। शादी से पहले ही सब सोच लेना सही नहीं। एक अच्छा व्यक्ति, अच्छा परिवार समझकर शादी कर लेना चाहिए। तुम नीलम को समझाओ और खुद भी समझो। निरुपमा मुस्कुराई, फिर बोली, अम्मा जी मैं नीलम को समझाऊंगी, लेकिन जहाँ तक मेरी बात है मैंने शादी नहीं करने का निर्णय किया है। बेटा ऐसा नहीं सोचते। तुम्हारे माँ पिताजी को ये जानकर कितनी तकलीफ होगी। उन्हें मैंने बहुत पहले ही बता दिया था। निर्मला सिंह विस्फारित आंखों से अवाक निरुपमा की ओर देखती रही। तभी कमरे से नीलिमा निकलती उन्हें दिखाई दी। उसे देख निरुपमा उठ खड़ी हुई और उसके उठते ही निर्मला सिंह भी उठ खड़ी हुई। बाय अम्मा। लिविंग रूम का दरवाज़ा खोलते हुए नीलिमा बोली। जल्दी लौटना नीलम, चिंता ना करो। उसके पीछे जाती निरुपमा रुकी और बोली, अम्मा जी आप भी चलें? फिर कभी। और निर्मला सिंह दरवाज़ा बंद करने के लिए उनके पीछे जा पहुंची। माली तब भी लॉन और गमलों में काम कर रहा था। निर्मला सिंह लॉन में माली के पास जा पहुंची और गमलों का निरीक्षण करने लगी। दोनों लड़कियों ने उन्हें एक बार फिर बाय किया और गेट खोलकर गाड़ी में जा बैठी। लाल मणि जगलाल के पिता शीतल मणि बिष्ट अल्मोड़ा के गांव ननगांव के रहने वाले थे। 20 वर्ष की उम्र में वो एक सैनिक के रूप में ब्रिटिश फौज में भर्ती हुए। 1 वर्ष बाद ही उनका विवाह हो गया। विवाह के 2 वर्ष बाद लालमणि का जन्म हुआ। लालमणि की प्रारंभिक शिक्षा गांव से 2 मील दूर एक अन्य पहाड़ी गांव में हुई, जहां चढ़ाई चढ़कर पहुंचने में उसे 1 से 1.5 घंटे का समय लगता था। शीतल मणि बिष्ट ने भी उसी विद्यालय से 8वीं तक की शिक्षा पाई थी और फौज में भर्ती हो गए थे, लेकिन वो अपने बेटे को उच्च शिक्षा देना चाहते थे, जो कि गांव में रहते संभव नहीं था। उनके पास 10 बीघे खेत थे, लेकिन पहाड़ी खेतों में अच्छी पैदावार नहीं होती थी। फिर भी उनके माँ पिता गांव छोड़ने को तैयार नहीं थे, जबकि शीतल मणि बेटे को अल्मोड़ा में पढ़ाना चाहते थे। नंदगांव के बहुत से परिवार नौकरी और बच्चों की शिक्षा के लिए लखनऊ और दिल्ली जैसे शहरों में जा बसे थे। उन घरों में ताले बंद थे। गर्मियों में 1 माह के लिए वे गांव आते। जिनके पास खेत थे उनकी व्यवस्था गांव के किसी किसान को सौंपते और वर्ष भर के लिए शहर लौट जाते। फौज में होने के कारण शीतल मणि
दूर शहर में परिवार को नहीं ले जाना चाहते। वो चाहते थे कि परिवार अल्मोड़ा आ बसे। वो ये भी चाहते थे कि गांव के खेत किसी को बेच दें और अल्मोड़ा में एक छोटा सा घर खरीद लें। लेकिन उनके पिता इस बात के लिए तैयार नहीं थे। वो इस बात के लिए अवश्य तैयार हो गए कि लालमणि अपने बेटा और पत्नी को अल्मोड़ा में किराए के मकान में ले जाए, जिससे लालमणि आगे की पढ़ाई कर सके। शीतलमणि बिष्ट ने अंततः वही किया। शीतलमणि बिष्ट की पोस्टिंग जब अंबाला छावनी में हुई, उनकी मुलाकात हरक सिंह रावत से हुई। रावत नैनीताल के गांव के रहने वाले थे। दोनों प्रगाढ़ मित्र बन गए। एक अवसर पर दोनों ही एक साथ 2 माह के अवकाश पर इस वायदे के साथ अपने गांव गए कि वे एक दूसरे के गांव आएंगे। पहले हरक सिंह उनके गांव आए। उन दोनों लालमणि 6वीं में पढ़ रहा था। वो अच्छी लंबाई ले रहा था, शरीर से हिष्ट पुष्ट, रंग गोरा, चेहरा गोल, बड़ी आंखें, कुल मिलाकर वो एक आकर्षक किशोर था। पहली बार मिलने पर हरक सिंह देर तक उसे देखते रहे थे। एक सप्ताह वो नन गांव में रुके। लालमणि के स्कूल से लौटने के बाद वो उससे तरह तरह से उसकी पढ़ाई आदि की बातें करते रहते। हरक सिंह हाई स्कूल करने के बाद सेना में भर्ती हुए थे। अंग्रेजी अच्छी होने के बाद भी वो कमीशन नहीं पा सके थे। वायदे के अनुसार शीतलमणि हरक सिंह के साथ उनके गांव गए। एक सप्ताह रहे। हरक सिंह के लालमणि की उम्र की एक बेटी थी, कल्पना, जो उन दोनों 5वीं में पढ़ रही थी। कल्पना बहुत सुंदर थी। पहली बार देखते ही शीतलमणि उसकी सुंदरता देखते ही रह गए थे। तब तक उन्होंने उतनी सुंदर बच्ची नहीं देखी थी। एक दिन बातचीत में उन्होंने ही हरक सिंह रावत से अपने पुत्र के लिए कल्पना के विवाह का प्रस्ताव किया। पहाड़ में यह परंपरा भी है कि लड़के वाले लड़की के यहाँ अपने बेटे के विवाह का प्रस्ताव देते हैं। हरक सिंह को क्या आपत्ति हो सकती थी, बल्कि वो यही चाहते थे। इसीलिए वो लालमणि से उसकी पढ़ाई आदि के बारे में बातें कर रहे थे। लालमणि उन्हें कुशाग्र बुद्धि प्रतीत हुआ था। बेटी का भविष्य उज्जवल समझकर उन्होंने तत्काल हाँ कह दी थी। लालमणि के 8वीं करने के पश्चात शीतलमणि ने उसे अल्मोड़ा के एक विद्यालय में प्रवेश दिला दिया और विद्यालय के निकट किराए के 2 कमरे लेकर पत्नी और बेटे को शिफ्ट कर दिया। उनके माँ पिता गांव में बने रहे। लालमणि जब इंटरमीडिएट में था, उसके दादा दादी की कुछ महीनों के अंतराल से मृत्यु हो गई। माँ पिता की मृत्यु के 1 वर्ष के अंदर शीतलमणि ने गांव का मकान और खेत बेच दिए और अल्मोड़ा में मकान खरीद लिया। लालमणि ने अल्मोड़ा कॉलेज से बीए किया। बीए अंतिम वर्ष की परीक्षा के बाद जून माह में पिता के दबाव में उसे कल्पना के साथ विवाह करना पड़ा। कुछ दिनों बाद केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण विभाग में उसका चयन हुआ और उसकी पहली पोस्टिंग लखनऊ दूरदर्शन में हुई। जब वो बीए कर रहा था, वो कविताएं लिखने लगा था। कविताएं प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी थी। अल्मोड़ा और उसके आसपास के क्षेत्रों के छोटे बड़े साहित्यकारों से पहचान हो गई थी। अल्मोड़ा में एक साहित्यिक संस्था थी, अभिव्यक्ति। पहली कविता उसने अभिव्यक्ति में पढ़ी थी। उन दिनों पंत जी अल्मोड़ा आए हुए थे। संस्था ने उनके सम्मान में एक आयोजन किया था। पंत जी की उपस्थिति में उसने कविता पढ़ी और उनकी प्रशंसा प्राप्त की। उसका उत्साह बढ़ा और वो निरंतर कविताएं लिखने लगा। संस्था की हर गोष्ठी में अपनी कविता सुनाता और प्रशंसा पाता। वो देश और विदेश के साहित्यकारों को पढ़ रहा था। कल्पना ने 8वीं से आगे पढ़ाई नहीं की। पहला कारण ये कि वो पढ़ना नहीं चाहती थी और दूसरा कारण यह कि 8वीं के आगे का विद्यालय गांव से बहुत दूर था, जहाँ पैदल ही जाया जा सकता था। रास्ता जंगल के बीच से होकर गुजरता था। अपने मित्र शीतलमणि के पुत्र के साथ विवाह की वचनबद्धता पा लेने के बाद कल्पना के विवाह को लेकर हरक सिंह निश्चिंत थे। वो जब भी अवकाश पर गांव आते, अल्मोड़ा जाकर लालमणि की माँ और उससे मिलते, ढेर सारे उपहारों के साथ जाते थे। ठहरते वहाँ होटल में और 1 से अधिक बार मिलने जाते। उन्हें ये जानकारी थी कि होने वाला दामाद कविताएं लिख रहा था और शहर में बुद्धिजीवियों के बीच उसकी अच्छी पहचान बन चुकी थी। मन आशंकित होता कि कहीं ऐसा ना हो कि पिता के दिए वचन को युवा लालमणि तोड़ दे और शादी से इनकार कर दे। लालमणि के पिता शीतलमणि ने हरक सिंह रावत को वचन देते समय लालमणि से पूछा नहीं था। वो चाहते थे कि लालमणि कल्पना से मिल ले एक बार, परंतु वो हरक सिंह से कह नहीं पा रहे थे। लेकिन जब लालमणि इंटरमीडिएट में था, हरक सिंह ने परीक्षा के बाद शादी का दबाव बनाना प्रारंभ कर दिया। उन्हें भी लालमणि के मुकर जाने की आशंका थी। नई पीढ़ी में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। हमारा जमाना बीत गया जब माँ पिता की पसंद अंतिम पसंद होती थी।
बल्कि हमारे माँ पिता भी लड़की कहाँ देखते थे। लोगों से सुनी बात पर विश्वास करके लड़की का हाथ मांगने पहुंच जाते थे। लड़की वाले लड़का और घर देखते और शादी पक्की हो जाया करती थी। प्रायः हरक सिंह सोचते, मेरी और मेरे भाइयों के विवाह ऐसे ही हुए। केवल पहाड़ों में ही नहीं, मैदानों में भी शादियां ऐसे ही होती रहीं। लेकिन जो बच्चे पढ़ लिखकर आगे बढ़ रहे हैं, उनके विचारों में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। गांव में एक किस्सा हो चुका है। 5 साल पहले शादी जब तय हुई थी, तब लड़का हाई स्कूल में पढ़ रहा था और लड़की 5वीं तक ही पढ़ पाई थी। लड़का पढ़ने के लिए दिल्ली गया। वहाँ की उसे ऐसी हवा लगी कि उसने उस लड़की से शादी करने से इनकार कर दिया। सुनने में आया कि अपने साथ पढ़ने वाली किसी लड़की के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है और वो उसके साथ शादी करना चाहता है। उसके पिता को लड़की वालों को मना करने में शर्मिंदगी उठानी पड़ी। बिरादरी में उसकी थू थू हुई सो अलग। उन्होंने जब विवाह के लिए दबाव बनाना प्रारंभ किया, तब शीतल मणि ने बेटे से बात की। पिताजी, मैंने लड़की देखी नहीं, उससे बात नहीं की। आपने वचन दे दिया। ठीक, लेकिन बिना लड़की देखे मैं विवाह नहीं करूँगा। लालमणि ने कहा। तब पिता चौकन्ना हुआ। यह संयोग ही था कि उस बार भी शीतल मणि और हरक सिंह साथ ही अवकाश पर आए थे। शीतल मणि ने हरक सिंह को सूचित किया कि वो अमुक तारीख को लालमणि के साथ नैनीताल पहुंच रहे हैं। बेटा कल्पना से मिलना चाहता है। कल्पना से मिलना चाहता है? इस सूचना से हरक सिंह घबराए। समय बदल रहा है हरक सिंह, कल्पना को मिलवाना ही पड़ेगा। मेरी बेटी हजारों में एक है। मिल ले लालमणि। और वो निश्चित तिथि को कल्पना और पत्नी के साथ नैनीताल जा पहुँचे। लालमणि कल्पना की सुंदरता पर मुग्ध था, लेकिन बातचीत करके उसे निराशा हाथ लगी। कल्पना बेहद घरेलू लड़की थी। पढ़ाई छोड़े लंबा समय व्यतीत हो चुका था। जो भी उसने पढ़ा था सब भूल चुकी थी। सामान्य ज्ञान शून्य था। हरक सिंह रावत ने इस बात को भांपा और बोले, बेटा कल्पना आगे पढ़ना चाहती है, लेकिन मैं नौकरी में हूँ। हाई स्कूल गांव से बहुत दूर है। जंगल के रास्ते 2 घंटे लगते हैं वहाँ पहुँचने में। जंगली जानवरों के खतरे अलग। गांव से एक भी बालक पढ़ने नहीं जाता और परिवार साथ रखना संभव नहीं, क्योंकि हमें यही पता नहीं होता कि किस स्टेशन में कितने दिन टिक सकेंगे। चौथे 5वें महीने हमारे तबादले होते रहते हैं। इतना कहकर वो शीतल मणि की ओर देखने लगे। लालमणि चुप रहा और हरक सिंह रावत को आशंकित छोड़ पिता के साथ अल्मोड़ा लौट गया। रास्ते में बस में पिता के कई बार पूछने के बाद बोला, बीए करने से पहले विवाह कतई नहीं। बेटे की बात सुनकर शीतल मणि चुप रहे। उनके अल्मोड़ा लौटने के 5 दिन बाद ही हरक सिंह रावत अल्मोड़ा आ पहुँचे। नैनीताल से शीतल सिंह और लालमणि के लौटने के बाद से उन्हें ढंग से नींद नहीं आ रही थी। कल्पना से मिलने के बाद लालमणि का क्या निर्णय रहा, यह जानने के लिए वो व्याकुल थे। कल्पना से मिलकर लालमणि चुप रहा था। पिता भी उससे कुछ पूछने का साहस नहीं जुटा पाए थे। एक ओर जहाँ वो कल्पना की सुंदरता पर मुग्ध था, वहीं दूसरी ओर उसकी पढ़ाई और उसका घरेलूपन परेशान करता था उसे। इतनी सुंदर लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, लालमणि लगातार सोच रहा था। शादी के बाद उसे पढ़ने के लिए प्रेरित करना होगा। वो भी आगे पढ़ने के लिए कह रही थी। कोई कुछ करना चाहे तो सब संभव है। अंततः कल्पना की सुंदरता की विजय हुई थी और बस में पिता के पूछने के बाद उसने उन्हें बीए की परीक्षा के बाद विवाह करने की बात कह दी थी। सुनकर शीतल मणि ने ठंडी सांस ली थी। मित्र हरक सिंह को दिया वचन खंडित नहीं हुआ, उन्होंने सोचा था। 5 दिन बाद जब हरक सिंह उनके घर पहुंचे तो उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ। मिलते ही शीतल मणि के चेहरे की प्रसन्नता से हरक सिंह ने अनुमान लगा लिया कि उनकी आशंका निराधार थी। लेकिन जब शीतल मणि ने बताया कि लालमणि बीए अंतिम वर्ष की परीक्षा के बाद शादी करना चाहता है, तब एक बार पुनः मन आशंकित हुआ। तब कल्पना इतनी बड़ी हो चुकी होगी कि यदि तब लालमणि ने इनकार कर दिया तब मैं कहीं का नहीं रहूँगा, उन्होंने सोचा। लेकिन अधिक जोर देना भी उचित नहीं, इससे लड़के के भड़क जाने का खतरा हो सकता है। इतना भी शंकालु होना उचित नहीं हरक, उन्होंने मन को समझाया। शादी हुई। शीतल मणि फौज में थे और कुछ वर्षों बाद सूबेदार के पद से अवकाश ग्रहण करने वाले थे। नौकरी लगने के बाद लालमणि ने माँ और कल्पना को साथ रखने का निर्णय किया, लेकिन माँ अल्मोड़ा छोड़ना नहीं चाहती थी। एक कारण ये भी था कि अल्मोड़ा का उनका मकान बहुत बड़ा नहीं लेकिन छोटा भी नहीं था। 2 मंजिला मकान था जिसमें 6 कमरे थे। तय हुआ कि पिता के अवकाश प्राप्त करके आने तक कल्पना माँ के साथ रहेगी। लालमणि ने कल्पना को आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन सालों हो चुके पढ़ाई छोड़े दोबारा किताबें उठाना मेरे लिए संभव नहीं, कल्पना ने कहा। तब लालमणि को झटका लगा। लखनऊ में उसके परिचितों का दायरा बढ़ गया था।
सभी परिचितों की पत्नियां पढ़ी लिखी स्मार्ट हैं, मैं इस अपढ़ सी को उनसे कैसे मिलवा सकूंगा? वो सोचता। साहित्य की इसे कोई जानकारी नहीं, जो पढ़ा था सब भूल चुकी है, कुछ पढ़ना भी नहीं चाहती। इसके लिए मैं कविताओं और कहानियों की पुस्तकें लेकर आता हूँ, छोड़ जाता हूँ। जब दोबारा आता हूँ और पूछता हूँ कि पढ़ा, तब पता चलता है कि एक कहानी या एक कविता से आगे नहीं पढ़ा। 3-4 बार कहने के बाद उसने कहना छोड़ दिया और उसके लिए पुस्तकें लाना भी बंद कर दिया। पिता के अवकाश प्राप्त करके अल्मोड़ा आने के बाद उनके कई बार कहने पर वो कल्पना को लखनऊ नहीं ले गया। उसके स्थान पर अल्मोड़ा के गांव के एक लड़के को नौकर के रूप में लखनऊ ले गया, जो उसके सारे काम करता था। कल्पना एक अच्छी गृहिणी थी, लेकिन जैसी पत्नी वो चाहता था वो नहीं बन पाई। वो चाहता था कि वो इतना पढ़ लेती कि उसकी कविताओं की पहली पाठिका वही हुआ करती। वो उससे साहित्य पर चर्चा करता, लेकिन वो सब नहीं हुआ। हुआ ये कि 5 साल बाद वो एक बेटे का पिता बन गया। 3 वर्ष का होने पर बेटे को अल्मोड़ा के एक स्कूल में प्रवेश दिला दिया गया। दिल्ली आने के बाद उसका अल्मोड़ा जाना कम होता गया। पिता और माँ के पूछने और कल्पना के शिकायत पर उसका एक ही उत्तर होता कि ऑफिस में इतना अधिक काम रहता है कि वो समय नहीं निकाल पाता। हर बार वो कल्पना को आश्वस्त करता कि अगली बार वो जब आएगा तो उसे और बेटे को साथ ले जाएगा, बेटे को दिल्ली में पढ़ाएगा। लेकिन सरकारी मकान मिलने के बाद भी वो उन्हें दिल्ली नहीं लाया। अभी आप सुन रहे थे रूप सिंह चंदेल जी का लिखे उपन्यास सुखन साज का भाग 5। उपन्यास की कहानी जारी रहेगी अगले भाग 6 में।